क्लास 10th में आप सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे तरफ से। और आप लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने स्फेरिकल मिरर से संबंधित जो भी डिफिनीशंस वगैरह हैं उनके बारे में बात कर लिया था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो स्फेरिकल मिरर से कैसे हम प्रतिबिंब बना सकते हैं, या अगर कोई स्फेरिकल मिरर है उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो उसका इमेज कहाँ कहाँ बनता है, इस जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इसी से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस पर बात करेंगे। इससे पहले आप लोग प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनता है इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, पीछे पढ़ चुके हैं क्लास 8th में। क्लास 8th में भी है ऑप्टिक्स। ठीक है, वहाँ बात की जा चुकी है। यहाँ पे हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चार्ट के माध्यम से सारी चीज़ों को एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम एक एक करके समझाएंगे कि कैसे ये बनता है। अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु अगर कहाँ है, जो बिंब की स्थिति लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, अगर वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अनंत पर रखा हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पे बनेगा इमेज, कहाँ बनेगा, अनंत पे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, यानी इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनता है। ठीक है, इमेज फोकस पर बनेगा और इमेज का जो साइज होगा वो बहुत ही छोटा होगा। ठीक, बहुत ही छोटा होगा और पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, बिंदु जो साइज लिखा हुआ है यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा। और इमेज का नेचर कैसा होगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, यानी क्या होता है, वो रियल इमेज बनता है और इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर अनंत पे रखते हैं तो फोकस पर बनता है, बहुत छोटा होता है। ठीक, और पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में बनता है, साथ ही साथ रियल और इन्वर्टेड होता है। ठीक है, इसको हम मिरर पे ही समझाएंगे। फिलहाल इसको देख लेते हैं। अगर हम अनंत और सी के बीच में रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखते हैं, तो जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनता है। ठीक है, इमेज की जो साइज होगी वो क्या होगी, छोटा होगी। ठीक, स्मॉल होगी, साथ ही साथ रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो जो इमेज बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। ठीक है, और उसकी साइज क्या होगी, समान होगी। ठीक है, इक्वल साइज होगी, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और साथ ही साथ रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। फिर क्या करते हैं, और उसको हम पास लाते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होगा, वो अब जो इमेज बनेगा वो सी से पीछे बनेगा। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है, विवर्धित यानी बड़ा बनता है, लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, इनफाइनाइट पे बनता है, यानी अनंत पर बनता है और बहुत अधिक बड़ा बनता है, साथ ही साथ रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और उसको करीब अगर ला दें, यानी फोकस और पोल के बीच में रखें। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वह दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, और बड़ा बनेगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में अभी तक जितने भी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था, आप देखिए सब में रियल बन रहा था।
इसमें क्या होगा, और इन्वर्टेड बन रहा था, इसमें रियल इमेज नहीं बनेगा, इसमें वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट होगा यानी सीधा बनेगा। ठीक है, यानी इतने स्थितियां हैं किसी कॉनकेव मिरर से, इतने तरीके से इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, 6 केसेस होते हैं कॉनकेव मिरर से इमेज बनने के लिए। अब देखिए, इससे संबंधित कुछ नियम होते हैं, इस नियम को हम जब समझ लेंगे, ठीक है, तो आसानी से इमेज आप बना सकते हैं। अगर आपको पूछा जा रहा है, एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी किसी भी सिचुएशन में रख देते हैं, तो उसका किरण आरेख बना करके समझाइए कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। इंग्लिश में उसको कहते हैं रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम के माध्यम से आप समझाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, कि कहाँ पे इमेज बनेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, कोई भी इमेज बनाने के लिए कम से कम हमको क्या चाहिए, 2 रे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एटलीस्ट हमको 2 किरणों की आवश्यकता होती है इमेज कहाँ बन रहा है इस सिचुएशन को समझाने के लिए। तो इससे संबंधित नियम होते हैं। ठीक, इन नियमों को हम समझ लेते हैं। पहला ये कहता है, ठीक है, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट से कोई लाइट आ रही है, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल अगर आ रही है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर के गुजरती है। अगर मान लीजिए कॉनकेव का केस है, तो वो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। ठीक है, लेकिन अगर वही कॉन्वेक्स का केस है, ठीक है, तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, जैसे यहाँ समझ लीजिए फिगर नंबर ए और जो बी है उसमें समझाया गया इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि हम वस्तु को कहाँ पे रखे हैं, अनंत पे रखे हैं, और यहाँ से लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो टकरा करके क्या हो रही है, इस फोकस से आती हुई फोकस से आ रही है। ठीक है, आती हुई प्रतीत नहीं होती है, फोकस से आ रही है। जबकि सेकेंड केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल लाइट आ रही है, वो परावर्तन के पश्चात क्या हो रही है, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, और इसी निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये इसका जो पहला नियम है, ठीक है, इसको हमने देखा। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से, ठीक है, गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर हो करके आने वाली जो किरण होती है, परावर्तन के पश्चात पैरेलल हो जाती है। ठीक है, परावर्तित जब होती है तो वह पैरेलल हो जाती है। इसको आप ऐसे समझिए, जो दूसरा फिगर दिया हुआ है, यह हमारा कॉनकेव मिरर है, और इसमें जो लाइट आ रही है वो फोकस से होकर के आ रही है। तो जब फोकस से होकर के आ रही है, इस बिंदु पर जब टकरा रही है, तो यहां से क्या हो जा रही है, ये पैरेलल हो जा रही है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, जो लाइट आ रही है वो ऐसे आ रही है और फोकस से होकर के आ रही है, और जब परावर्तित हो रही है बिंदु से टकरा करके, तो यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। ठीक है, समांतर हो जा रही है। ये तो हो गया कॉनकेव के केस में। कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है कि अगर फोकस की तरफ अप्रोच करने वाली अगर लाइट कोई आ रही है, यानी ऐसी लाइट जो अगर मान लीजिए मिरर नहीं रहता तो कहाँ पे जाकर टकराती, उसके फोकस पे टकराती।
तो वही कह रहा है कि अगर फोकस के तरफ निर्दिष्ट होकर के आ रही है, ठीक है, तो जब वो इस पॉइंट पे जब स्ट्राइक करेगी, ठीक है, टकराएगी, तो यहाँ से जब परावर्तित होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो दो नियम हो गया। अब हम इसमें तीसरा नियम देखते हैं। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो लाइट होती है अथवा, ठीक है, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित जो लाइट होती है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, उसी पथ पर, ठीक है, यानी जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। ठीक है, अब इसको समझिए ऐसे। कॉनकेव के केस में क्या हुआ है, ऐसे लाइट आ रही है, ठीक है, कॉनकेव के केस में लाइट ऐसे जैसे आ रही थी, फिर से उसी रास्ते पर क्या हो गई, वापस चली गई। और कॉन्वेक्स के केस में भी ऐसा ही होता है। ठीक, लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अप्रोच करती हुई गिर रही थी, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, उसी पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, जिस रास्ते से मतलब आई थी उसी रास्ते पर दोबारा जाती है, ठीक है, लौट के। तो ये तीन नियम हो गए। फिर से इसको समराइज कर देते हैं। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आ रही है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर से, अगर कॉनकेव मिरर है तो वो क्या हो जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक है, या अगर कॉन्वेक्स है तो वह फोकस से होकर के आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम यह कहता है कि अगर फोकस से अगर होकर के लाइट जा रही है या फोकस को अप्रोच करते हुए अगर लाइट गिर रही है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और तीसरा नियम यह कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो करके अगर लाइट क्या हो रही है, गिर रही है, ठीक, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को फॉलो करती है। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ अप्रोच करते हुए अगर गिर रही है लाइट, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, उसी पाथ पर दोबारा लौट जाती है। इसके साथ ही एक और इसमें नियम है, चौथा नियम क्या कहता है, इसको भी देख लीजिए। अगर पोल पे लाइट गिर रही है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर पोल पे लाइट गिर रही है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस एंगल को बनाती हुई वो पोल पे गिर रही थी, वही एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, यहां पे देखिए, यानी एंगल आई इक्वल टू इसमें जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। तो इस तरह से देखिए, इमेज बनाने के लिए आपके पास 4 रूल है। इन चारों नियमों में से कोई भी 2 नियम लगा करके, ठीक है, या अगर कोई रे इन दोनों नियमों में से इन चारों नियमों में से कोई भी 2 नियम अगर क्या करती है, फॉलो करती है, तो कहाँ पे इमेज बनेगा इसका हमको पता लग जाता है। ठीक है, या हम इनकी सहायता से, ठीक है, किरण आरेख रे डायग्राम बना करके आसानी से इमेज फॉर्मेशन हम समझा सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इतना देखते रहिए, फिर अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।